नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। प्रातःकाल का समय तो इसलिए आदाब सत श्री अकाल करना तो बनता है। जय श्री राम। तो मित्रों, छोटे छोटे वाले मित्रों, NCERT कक्षा 9 के अध्याय 4 की बात कर रहे हैं अपने। कौन सा? चीयर। और लिखा गया है जाबिर हुसैन के द्वारा, और उनका जीवन परिचय सबसे पहले अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में इनका जो अध्याय है सांवले सपनों की याद, वो अपने क्या करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन उसका कर लेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी मैं बात बता देता हूँ। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ। आप नहीं जानते थे तो जान जाएंगे। तो साथियों, ये एक अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ साथ में एक अच्छे लेखक भी थे, ये तो मानना पड़ेगा। और ये संभव नहीं होता कि एक कोई अच्छा राजनीतिज्ञ हो वो लिख भी सके। वैसे अगर बात करें अब्दुल कलाम जी की, अपने राष्ट्रपति जी की, तो कुछ न कुछ ये साहित्यिक विधाएं लिखते रहते हैं, लेकिन इनका राजनीति के साथ साथ में अच्छा गहरा संबंध रहा था साहित्य के साथ में। जैसे कि 1977 की बात करें तो इन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता था। 1995 की बात करें तो 1995 से अब तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी अभी तक हैं वो। तो इस प्रकार वो राजनीति के में भाग लेने के साथ साथ में अच्छी साहित्यिक रचनाएं भी करते थे, और साथ में वो एक अच्छे अध्यापक के पद पर भी थे। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर किया था, और अंग्रेजी साहित्य और भाषा के ही वो प्राध्यापक रहे थे। तो छोटी जानकारियां हैं तो पढ़ लेते हैं। भाषा भी उनकी काफ़ी अच्छी रही। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर वक्त करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। जन्म इनका हुआ मित्रों 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी। जन्म स्थान इसी के सामने ही लिख देंगे। जन्म स्थान इनका रहा नौनही राजगीर। ये गांव है नौनही राजगीर। नौनही राजगीर तहसील आ जाता है नालंदा में। और नालंदा तहसील कहाँ है? बिहार में। ये इनका जन्म स्थान हो गया। निधन इनका अभी तक नहीं हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए। साहित्यकारों का जो समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं, समाज कैसा होना चाहिए ये जानते हैं। कुछ विशेषताएं हैं जो साथ साथ में मैं बता देता हूं आपको। शिक्षा की बात करें तो स्नातकोत्तर किसे की इन्होंने? अंग्रेजी साहित्य। स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य से की है। अच्छा, इसके अलावा प्राध्यापक। ये विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले होते हैं प्राध्यापक। प्राध्यापक के पद पे रहे किस पे? अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य के पद पर। अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पद पे ये प्राध्यापक के तौर पे रहे थे। अच्छा, रचनाएं देख लेते हैं इनकी। ये रचनाएं हमेशा मुख्य ही रहती है, ज़्यादा रचनाएं नहीं है, आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो जो आगे है
ये इनकी प्रथम ये रचना हो गई एक, जो आगे है। इसके अलावा इनकी रचना है लोगाम, एक रचना इनकी है डोला बीबी की मज़ार, अतीत का चेहरा, अगली रचना इनकी 5 रचनाएं हैं मुख्यतः। एक रचना इनकी है एक नदी रेत भरी, ये इनकी रचनाएं हो गई मित्रों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा अच्छा इनका जीवन रहा। अब बात करते हैं, एक मुख्य बिंदु है राजनीति जीवन, राजनीति जीवन। तो इसमें नंबर 1 बिंदु तो आप लिखेंगे क्या? आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 1977 ईस्वी में, कब? 1977 ईस्वी में मुंगेर विधानसभा, मुंगेर बिहार में ही है साथियों, मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता। ये याद रख लेना। दूसरा 1995 ईस्वी से बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के सदस्य सभापति आप कर सकते हैं, सभापति। सदस्य तो हैं लेकिन किस तौर पे? सभापति के तौर पर। ये तो हो गया इनका राजनीति जीवन। अब इनके साहित्य की क्या विशेषताएं रही, भाषा की क्या विशेषताएं रही, वो चीज़ अपने ओर देख लेते हैं और परख लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा में नंबर 1 बिंदु आप लिखेंगे कि जाबिर हुसैन की भाषा में हिंदी के तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का सहज सम्मिश्रण है। कहने का मतलब उन्होंने जितनी भी अपनी साहित्यिक रचनाएं की है तो उन्होंने हिंदी भाषा में की है, और हिंदी भाषा में तद्भव और तत्सम शब्दों का, तत्सम मतलब जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हैं, और तद्भव जिनका संस्कृत से तो लिया गया लेकिन थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित कर दिया गया है।
तो तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ में उर्दू के जो शब्द हैं उनका सहज सम्मिश्रण उन्होंने किया है, बड़ा सुंदर समन्वय उनका रहा है। अच्छा, फिर है भाव और विषय के अनुसार, भाव व विषय के अनुसार शब्दों का चुनाव शब्दों के चुनाव में उनकी कुशलता देखने योग्य है। ये आप कर सकते हो। तो भाव और विषय के अनुसार मतलब अपने साहित्य रचना में जिस भाव की वो रचना करना चाहते हैं, जिस विषय को वो उठाते हैं, उस विषय के अनुसार ही क्या करते हैं, शब्दों का चुनाव करते हैं, और उनकी कुशलता इसमें देखने योग्य भी है। नेक्स्ट बिंदु, उनकी शैली भावात्मक, क्रियात्मक व प्रस्तुतिकरण के नए प्रयोगों से सजी है। ये इनकी भाषा की अगली शैली है। तो अगर उनकी भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा में भावात्मकता मतलब जो अपने भाव होते हैं, जैसे उत्साह है, करुणा, भय, निराशा, ये सब भाव हैं, तो वो उनकी रचनाओं में मिल जाएगा, उनकी शैली में मिल जाएगा। क्रियात्मक भाव, क्रिया करने वाला, प्रस्तुतिकरण, जिस प्रकार अपने प्रस्तुतिकरण करते हैं, और जो प्रस्तुतिकरण होता है वो सबसे मुख्य होता है। प्रस्तुतिकरण ऐसा मान लीजिए किसी भी रचना का केंद्रीय भाग होता है। अगर आपके मन में सब भाव हैं, अगर आपको प्रस्तुतिकरण ही नहीं करना आता तो कोई उसे देखने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण वो नए प्रयोगों से पूरी तरीके से सजी हुई है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट साहित्यिक विशेषताओं पर। तो अब बात करते हैं साहित्यिक जीवन के बारे में। तो अगला बिंदु क्या रहेगा, साहित्यिक जीवन। इसमें नंबर 1 बिंदु आपको बता देता हूं कि जाबिर हुसैन क्या थे। देखो, अंग्रेजी में उन्होंने स्नातकोत्तर किया था, हिंदी में वो रचनाएं करते थे, उर्दू भाषा भी भली प्रकार से जानते थे। तो एक बिंदु तो ये बनता है। तो सबसे पहला तो यही लिख देंगे कि जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के परखर ज्ञाता थे, परखर ज्ञाता हैं। अभी ये जीवित है ना, इसलिए यहाँ पे हैं आ जाएगा, ठीक है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के परखर ज्ञाता हैं। मित्रों, साथ साथ में ये मैं बता देता हूँ, राजनीतिज्ञ इनका जीवन पढ़ लिया है, समाज में ये रहे, क्योंकि राजनीतिज्ञ एक समाज से भी जुड़ा रहता है। तो राजनीतिक जीवन इनका चलता रहा, सामाजिक जीवन भी इनका चलता रहा। तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इन्होंने जनसाधारण लोगों से, जो साधारण लोग हैं, उनसे मुलाकात भी की,
और उन्हीं के अनुभव उन्होंने अपनी कौन सी रचनाओं में दिए है, जितनी भी साहित्यिक रचनाएं उसमें दिया है। तो एक बिंदु ये बन जाएगा अपना। तो आपने, ये जाबिर हुसैन जी के लिए है, आपने सर्वनाम है, संज्ञा शब्द के लिए है जाबिर हुसैन। आपने अपने सामाजिक तथा राजनीतिक राजनीति में, आपने अपने सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में जनसाधारण के संघर्षयुक्त अनुभवों को अपनी रचनाओं में उतारा है, अपनी रचनाओं में उतारा है। तो ये हो गया। अच्छा, अब तीसरा बिंदु क्या रहेगा? अब इनकी रचनाएं हैं वो एक कहानी नहीं है, रिपोर्टाज ही नहीं है, संस्मरण ही नहीं है, बल्कि इन सब का क्या है, सम्मिश्रण रूप है। तो वो एक बिंदु बन जाएगा। तो आपकी रचनाएं हिंदी की डायरी, कहानी, रिपोर्टाज, व संस्मरण विधाओं से युक्त है। कहने का मतलब ये हो गया साथियों कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ना, उनमें डायरी की कला, कहानी की कला, रिपोर्टाज की कला और संस्मरण की जो कलाएं हैं वो उनकी एक रचना में ही मिल जाती है। ये चारों चीज़ें हैं वो एक, वैसे तो ये हिंदी की अलग अलग रचनाएं हैं, रिपोर्टाज विधा अलग होती है, कहानी विधा अलग होती है, डायरी विधा अलग होती है, संस्मरण विधा अलग होती है। लेकिन अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो ये चारों जो विधाएं हैं हिंदी की वो इनकी एक ही रचनाओं में आपको मिल जाएगी। ठीक है। संस्मरण जिसे समान रूप से याद रखा जा सके और उसे फिर अपने साहित्य जीवन में उतार लेते हैं। रिपोर्टाज कलात्मक रूप से किसी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, कहानी आप जानते हो, डायरी कला भी आप जानते हो। अब है, अगर इनकी डायरी विधा की बात करें, डायरी रचना की बात करें, तो इन्होंने डायरी रचना में विशिष्ट व्यक्तियों से लेकर जो अहम व्यक्ति है उन सब के जीवन पर प्रकाश डाला है, जो भी इनके जीवन में रहे थे। डायरी क्यों लिखी जाती है? डायरी लिखी जाती है यथार्थ रूप में जिनसे हम मुलाकात करते हैं, यानी कि दैनिक घटनाक्रम हमारे जीवन में जो चलता है उसी को अपने जब लिख देते हैं तो वो डायरी विधा कहलाती है। और डायरी लिखना है अपने आप में एक बड़े समन्वय की बात होती है, क्योंकि डायरी में ज़्यादातर क्या करते हैं व्यक्ति, जो अच्छी बातें होती हैं वो लिख देते हैं, बुरी बात होती है उनको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आप लिख दोगे। आपने अपनी डायरी रचना में आम व्यक्तियों से लेकर
विशिष्ट व्यक्तियों तक के जीवन पर प्रकाश डाला है। ये चीज़ भी बहुत बेहतरीन है। कहने का तात्पर्य इन्होंने आम व्यक्तियों से भी संबंध रखा, उनको भी अपने साहित्य में स्थान दिया। विशिष्ट व्यक्ति को तो हर कोई देता है। तो नेक्स्ट इसका बिंदु और चलते हैं साहित्यिक रचनाओं में। तो मित्रों, अब ये इनका अंतिम बिंदु है, सेकंड लास्ट बिंदु है। 2-3 बिंदु है, महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर देखना। देखो, मुंशी प्रेमचंद थे, वो उपन्यास सम्राट के तौर पे प्रसिद्ध हुए। जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार जाबिर हुसैन जी की बात करें तो ये एक अच्छे डायरीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये चीज़ आप याद रखना, महत्वपूर्ण भी है। एक प्रसिद्ध डायरीकार के रूप में नाम आए तो आपको जाबिर हुसैन कर देना है बेधड़क, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि जाबिर हुसैन ने अपने नए प्रयोगों से हिंदी की डायरी विधा को समृद्ध बनाया। और अंतिम, डायरी विधा इनकी बहुत अच्छी थी। तो अंतिम है, एक लेखक ने हुसैन जी की डायरी विधा को जाबिरनामा नाम दिया। तो आप ये कह सकते हैं, 2-3 प्रश्न इससे उठते हैं कि जाबिरनामा क्या है। तो आप बता सकते हैं जाबिरनामा जाबिर हुसैन जी की जो डायरी विधा है उनके संकलन को कहते हैं। और ये नाम उनको एक लेखक ने उनकी डायरी विधा से प्रसन्न होकर दिया था, रीज कर दिया था, क्योंकि इनकी डायरी विधाएं बड़ी अच्छी थी। तो कुल मिला के मित्रों, ये जाबिर हुसैन का जीवन परिचय हो गया। बड़े शानदार तरीके से और सरल तरीके से समझाया गया है किस प्रकार करना है। छोटी उनकी भाषा की बात अलग रही, साहित्यिक परिचय उनका अलग रहा, राजनीतिक जीवन अलग रहा, सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इनके अध्याय के बारे में, अध्याय 4 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और उत्साहित होकर और काम करूं और आपका सहयोग बरकरार रहे। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।